8. अर्श, अक्सर जब ये जो हमारी ऑडियंस है, जी। जब इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा इंटरेक्शन होता है तो कई टाइप के सवाल लोग पूछते हैं एंटिटीज के बारे में, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है आपको तो काफी सारे लोग पर्सनल अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह भी बताते हैं। बहुत Family। सारे ऐसे लोग होते हैं जी। तो ऐसी एक बात है अर्श, हम लोग शायद एक बार लाइव कर रहे थे या शायद मैं कोई एक लाइव सेशन में था और एक ऑडियंस से क्वेश्चन आया कि सर ज्यादातर की जितनी बार आप कुछ पर्सनैलिटीज की बात करते हैं पैरानॉर्मल में, तो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी। मतलब जितने भी ज्यादातर के जो हीलर्स हैं या जो भी पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट्स हैं, तांत्रिक हो गए। नॉर्मली तांत्रिक हैं, नॉर्मली ज्यादातर के लोग मेल हैं। अब हालांकि मैंने उसको काउंटर दिया कि अगर आप नोटिस करेंगे तो एंटिटीज ज्यादातर की फीमेल है, चाहे वो कर्ण पिशाचनी हो, डाकनी हो, आकनी हो या कोई भी हो। उसमें शक्ति प्रधान है एक तरीके से और इसमें पुरुष प्रधान है एक तरीके से। एग्जैक्टली, वो शक्ति प्रधान है और उसकी साधना करने वाले, जो उनके परसूट करने वाले ज्यादातर के लोग वो male पुरुष हैं। वो ज्यादातर के पुरुष है जी। बट इन सब के दौरान जो है मुझे आई जस्ट केम अक्रॉस अ स्टोरी, एक कहानी के बारे में मुझे पता लगा जी। इनफैक्ट मुझे याद है कि हर्ष आपने भी शायद ये बात जिक्र किया था कि जब बात हुई थी हरिश्चंद्र घाट की, और जो बनारस का हरिश्चंद्र जो घाट। बनारस के जो हरिश्चंद्र घाट है, जो वहाँ पे मसान होता है और कैसे वहाँ पे जो है चिताएं होता 24 घंटे हर पल वहाँ पे कोई ना कोई चिता वगैरह चलती रहती है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक चांडाल का काम और एक मसान वाला जो चिताएं जलाता है, एक ऐसा रोल जिसमें आप इप्सो फैक्टो एक मर्द को ही इमेजिन करेंगे वो काम करते हुए। एग्जैक्टली मतलब मोस्टली हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि अगर कोई औरत वहां पर जाएगी भी तो उसको मना कर दिया जाएगा। जहां तक मैंने देखा है राहुल, बहुत सारी औरतों को अभी भी लोग मना करते हैं शमशान में जाने से। कुछ इक्का दुक्का को अब हमने देखा है, बहुत सारे क्या मतलब इन जनरल मुझे लगता है कि औरतों को मना ही किया जाता है शायद से शमशान जाने में। मतलब हमारे यहाँ कभी इसका एक दो लोगों ने मुझे लॉजिक भी ये दिया था कि अगर कोई औरत शमशान घाट जाती है जी, उसके बाल खुले होते हैं, बाल लंबे होते हैं, तो उस पर नेगेटिव एंटिटीज आ जाती है। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आई गेस जो इंसान गया है, जो इंसान से उसकी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसका भी हक है कि वो उसे जलते हुए देखे, इस दुनिया से जाते हुए देखे। अब इसमें मुझे लगता है कि शायद से हर्ष दो मत हो सकते हैं प्रॉब्ली हम लोग। शायद मेरा ऐसा मानना है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेक्सिस्ट, लेकिन आदमी जो होते हैं, जो मर्द होते हैं, शायद अपने इमोशंस को कंसील करने में, छुपाने में हम लोग पैदाइशी एक्सपर्ट होते हैं। वुमेन नॉट सो मच। वुमेन, औरतें जो होती हैं, दे लाइक टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। जी, उन्हें दोनों ही अपने में बेस्ट है। प्रॉब्ली शायद अगर शमशान में अगर कोई औरत जाएंगी तो शायद उनके लिए ये कुछ ज्यादा ही ट्रॉमेटिक हो सकता है। प्रॉब्ली एक आदमी शायद प्रैक्टिकलिटी उसकी। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आज भी क्रिमेशन ग्राउंड में औरतें जा सकती हैं। मैंने देखा हुआ है औरतें जाते हुए। निगम बोध घाट है वहां पर दिल्ली में, वहां पर भी कुछ जगह चली जाती हैं, लेकिन प्रॉपर मैंने इसमें इन्वॉल्व बहुत कम लोगों को देखा है। बट शायद यही वजह है कि अब जो मैं जिस कहानी की तरफ आ रहा हूँ जी, शायद ये वजह है कि ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी और ज्यादा इंस्पिरेशनल तो है। आज आप कहानी सुनाने वाले हैं ऐसा? मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं बस एक पर्सनालिटी है जो वाकई मुझे बहुत ज्यादा, जिन्होंने इंस्पायर किया था जी, मैं बस उनका जिक्र करना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट थी उनके जीवन काल में मिली नहीं। ओके। शायद लोग उनके ऊपर खाली मुद्दे बनाना और बातचीत करना, बस उतना ही कर पाए, उनके तह तक वो जा नहीं पाए। ओके। और ये पर्सनैलिटी थी अर्श महाराजिन बुआ की। महाराजिन बुआ जी, गुलाब तिवारी जी, गुलाब तिवारी। आई थॉट कि शायद आपको ये नाम पता होगा। महाराजिन बुआ इन्हें बोला जाता है जी। महाराजिन, आई थिंक बिकॉज ये शायद नॉलेज में, जनरल नॉलेज में इकलौती है एक ऐसी फीमेल थी जो कि क्रिमेशन ग्राउंड पे चिताओं को संस्कार करती थी। जी, संस्कार जो किया करती थी। ये इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट की महाजिन थी। और सुनने में अच्छा, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक कोई औरत है जो संस्कार कर रही है सबका। हाँ एग्जैक्टली। जब पहली बार मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा, अभी मुझे नाम याद नहीं, लेकिन एक तिहाड़ जेल की उससे पहले कोई मैंने एक स्टोरी सुनी थी जो कि एक फीमेल चांडाल थी। जी, शायद आपने भी उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन तो वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और जब इवेंचुअली जब मैं इनके कहानी तक आया तो मुझे और ज्यादा क्यूरियोसिटी मतलब सर के पार हो गई। और ये जो क्रिमेशन करती थी रसूलाबाद घाट में, वो आमतौर पे लवारिस लाशों का होता था।
तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटे कॉन्टेक्स्ट के लिए जो हमारे लिसनर हैं उनको जरूर बताइए कि कौन है महाराजिन बुआ। राइट, तो जितनी मेरी मालूमात है, गुलाब तिवारी जिनको महाराजिन बुआ बोला जाता है, इनके फादर भी जो है रसूलाबाद घाट में क्रिमेशन का काम करते थे, लाशें वगैरह जलाते थे जी। और वहीं से इन्होंने भी जो है उनका काम शुरू किया। आई मीन काफी हार्ड लेडी थी जितना मुझे पता है, मार्शल आर्ट्स वगैरह जानती थी। ओके। और आई मीन इनकी जो डॉक्यूमेंट्री, गाइस अगर आप लोगों ने जो भी लिसनर्स हैं, मैं आपसे हाईली इंसिस्ट करूंगा कि यूट्यूब में भी अगर आप जाएंगे महाराजिन बुआ को सर्च करेंगे, आई मीन जो फैसिनेटिंग था जो मुझे लगा कि लोग जो उनके बताते थे कि यार वो उस एज में भी आके 70-80 की उनकी एज होगी जी, और लोग बताते हैं कि उनको जो है जब वो 40 की थी और जब वो 80 की हो गई, उन दोनों में वो 40 की ही लगती थी। मतलब जो लोग जो है उन्हें जानते थे, उन्होंने हमेशा उनको एक्टिव देखा। कैनवस के वो जूते पहनती थी और कैनवस के जूते पहन के एकदम फुर्ती से उधर जाके काम करती थी जी। तो मतलब कुल मिला ये कि इवन एट दैट एज शी वाज एज यंग एज वन कैन इमेजिन। 12 लड़के लोग इनके अंडर काम करते थे। 70-80 साल में मार्शल आर्ट वगैरह जो है प्रैक्टिस करती थी और ये काम करती थी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो कि बहुत ही अंडर अप्रिशिएटेड पुण्य काम है। एग्जैक्टली, लवारिस लाशों का संस्कार करने का जी। अब आप बताएंगे इनकी जो पैरानॉर्मल डायमेंशंस है वो क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये महाराजिन बुआ है और ऐसा करके, बट जब इनसे मिलना हुआ जी, मैं बताऊंगा नहीं कि कब मुलाकात हुई इनसे, कब क्या हुआ है, क्योंकि मैं उससे कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहता हूँ। ओके। पर जब मैंने इनको देखा था पहली बार, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था राहुल। इलाहाबाद के उस रसूलाबाद घाट में वो नजारा मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आज भी याद है, वहां पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। बच्चा करीब होगा 8 से 9 साल का। और उस बच्चे की लाश ऐसे ही लावारिस पड़ी हुई थी। तो 5-6 लड़के उस लाश को एक पेपर में और कपड़े से लपेटकर रसूलाबाद घाट ले गए। उस घाट पर ले जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उस घाट पर मैं बैठा हुआ था जी। वो लोग वहां पर बैठे और बड़ी अम्मा करके बोलने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि बड़ी अम्मा है कौन या फिर क्या हो रहा है, बट मैं देख रहा था उस नजारे को। तो मैंने देखा कि उन लोगों ने लाश को खोला है, प्रॉपर उसको नहलाया है गंगा जल से। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बढ़िया एक फिगर में ओल्ड लेडी आ रही हैं, और जैसे होता है ना कि प्रॉपर एक दबंग स्टाइल में चल कर आना, उस तरह से वो आती हैं और चिल्ला के कहने लगी पानी कहाँ है, पानी लाओ। मतलब एकदम ऐसे उनका एक ऑरा था। और उसके बाद उसको प्रॉपर उन्होंने नहलाया है, उस लाश का प्रॉपर निरीक्षण किया है। देन खुद ही लकड़ी उठाकर लाई हैं, प्रॉपर लगाने लगी हैं। और उनके साथ 6-7 लोग और थे जो काम कर रहे थे, तो बाकी कामों में वो हाथ बटा रहे थे। देन उसके बाद उन्होंने बच्चे को वहां लिटाया है, प्रॉपर कपाल क्रिया करी है उसकी। जितनी भी क्रियाएं इंक्लूडेड होती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं करी हैं, एंड एट द एंड उसकी बॉडी को जला दिया है। ये पूरे प्रोसेस में लगा था करीब आधा घंटा या पौन घंटे के आसपास। ज्यादा टाइम नहीं लगा उनको ये सब करने में, राइट। क्योंकि उन्होंने कोई मंत्र या फिर कुछ ऐसा पढ़ा नहीं। पर ये खत्म होने के बाद राहुल जो नजारा देखा वो और भी यूनिक था मेरे लिए, एक तरीके से खतरनाक नहीं बोल सकते हैं। ओके। इसके बाद देखा कुछ और 2-3 लाशें आई, उनको भी इन्होंने बोला कि इधर ले आओ, इधर ले आओ। और ये बुलाने के बाद कुछ पूछा है, फिर वो लाशें कहीं और लेके चले गए। तो जितनी भी लावारिस लाशें आ रही थी जी, उनको ये बुला रही थी और अपना खुद ही क्रिमेट कर रही थी उसको। आई मीन यार, मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ना 2 मिनट का पॉज लेके इस चीज को, ये जो महाराजिन बुआ करती थी, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मीन लोग जिंदा लोगों के साथ भलाई का काम करते हैं जी। आप बहुत सारे लोग करते हैं, वो चीज समझ में भी आती है। लेकिन आई मीन मुझे इससे कुछ याद आ रहा है अर्शन, आई रियली वांट टू शेयर दैट जी। ये दौर तब का जब लॉकडाउन लगा था, ये 2020-21 की बात है ना। आपको शायद कानपुर में भी शायद सेम हालात होंगे कि हद से ज्यादा लाशें हो गई थी। कोविड वाला, राइट, कोविड वाले लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ लखनऊ में, यहाँ पे हद से ज्यादा लाशें हो गई थी और भर गए थे घाट। और कई जगहों में ऐसा हो रहा था कि लोग जो है अपने सगे घर वालों को, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी में खत्म हो गए थे जी, उन्हें वो छूने को राजी नहीं थे। कोई उनका संस्कार करने के लिए राजी नहीं थे। और तो ऐसे ही छोड़ जा रहे होंगे। ऐसे ही लोग जो है घाट के बाहर छोड़ के, कितनी दफा ऐसा हुआ कि लोग खाली घाट के बाहर छोड़ के चले गए, लावारिस लाश छोड़ के वहां पे जी। और वो एक ऐसा मोमेंट था मुझे रियलाइज हुआ कि हम शायद इस चीज को इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जो इंसान एक अदद जिंदगी रेस्पेक्टफुल, एक इज्जतदार तरीके से जिया है जी, शायद कितना मेरे हिसाब से कितना जरूरी है इसकी, उसका अगर सेंड ऑफ भी हो तो आई थिंक हर इंसान डिजर्व करता है कि ना एक उसका एक अच्छा सेंड ऑफ हो, जिस तरीके की वो इज्जतदार जिंदगी जिया है, एटलीस्ट उस हिसाब से। आई एग्री राहुल। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें पैरानॉर्मली कैसे कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली। पर महाराजिन बुआ थी कनेक्टेड।
आपको लगता है? सिर्फ महाराजिन बुआ नहीं, एक और शांता देवी करके थी, वो हरिश्चंद्र Okay. घाट पर थी। वो भी Okay. लोगों का ऐसे ही संस्कार करती थी और शायद इनके बारे में किसी को नहीं पता है। और दूसरा ये कि कितनी भी लावारिस लाशें आ जाएं वहां पर, वो जी। उसका अंतिम संस्कार करे बिना जाती नहीं थी। वो भले रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, वो शांता देवी जी। आती थी, प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार करती थी वहां पर और चली जाती थी। मसान मचान का मंदिर है, बाबा भूतनाथ का मंदिर है, जी। उसी के ठीक पीछे का जो शमशान घाट है, वहीं पर वो पूरा ये काम करती थी। अच्छा, बाय द वे यश, इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़े, एक सवाल जो अक्सर जो मेरे दिमाग में चलता है कि जी। हम लोग जो अक्सर बात करते हैं कि अगर किसी की असमय मृत्यु हो जाए, जी, एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, या अगला सुसाइड कर ले, ऐसे में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि उसकी सोल जो है वो एक एंटिटी में तब्दील हो जाए, तब्दील भूत हो बन जाती जाए, है। जी। जो भी है वगैरह बन जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई इंसान है जो कि मरा हो एक नॉर्मल मौत, लाइक एक एज के बाद मौत, जी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार ढंग से ना किया जाए, एग्जैक्टली। उसको लवारिस छोड़ दिया जाए, तो ऐसे हालात में पैरानॉर्मली उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसे हालात में क्या होता है कि कभी कभी कुछ केसेस में ये हुआ है राहुल कि वो इंसान जिंदा होकर वापस आ गया है। क्या? एग्जैक्टली। और उसके पीछे का साइंस ये था कि उस इंसान को वैसे ही छोड़ दिया गया है लावारिस। ओके। कुछ दिनों बाद, अब चूंकि लावारिस छोड़ दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उनकी फैमिली में वो इंसान उनको चाहिए नहीं था, तो वो इंसान जिंदा होकर कई बार लोगों को इधर उधर दिखा है, कई Okay. बार बैठा हुआ दिखा है किसी के साथ, लेकिन वो जिंदा कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। उसको याद नहीं कि उसका परिवार क्या है, यानी कि उसकी बॉडी पर किसी और आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और यही एक रीजन होता है राहुल कि हम सब लोग अंतिम संस्कार के समय घी डालते हैं, उसके बाद तुलसी का पत्ता रखते हैं। जी। ये तो हो गई वो बात जब लाश का अंतिम संस्कार ना करो। जी। लेकिन राहुल जरा सोचिए, उन लोगों के पास कितनी एनर्जी होती होगी जो अंतिम संस्कार करते हैं। हमने अभी तक सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, जी। लेकिन जो चांडाल एक्चुअली होते हैं उनके पास क्या पावर्स होती हैं ये किसी को नहीं पता है। किस किस्म की पावर्स की बात हो रही है? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि चांडाल बस ऐसे ही होते हैं, बट चांडाल अपनी एक श्रेणी होती है। ओके। उनको कभी बुरे सपने नहीं आते, उनको ये वरदान होता है चांडालों को। ये वरदान भगवान शिव ने दिया है स्वयं कि उनको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे। फिलोसॉफी के तरीके से अगर देखा जाए तो बात कितनी लॉजिकल है कि अगर जो इंसान डेली बेसिस पे मौत को देख रहा है, तो आई थिंक उससे ज्यादा क्लैरिटी शायद किसी और के दिमाग में होगी नहीं। किसी उसको के पता है दिमाग में नहीं कि होगी। यही सच्चाई है। यही सच है और मैं डेली उसको देख भी रहा हूँ। अब जैसे महाराजिन बुआ की बात करी है, जी। जिनकी न जाने अनगिनत लाशों को उन्होंने जलाया है, जी। शांता देवी भी ऐसा ही करती थी। ओके। मेरी मुलाकात एक बार शांता देवी से हुई तो उन्होंने Okay. महाराजिन बुआ के बारे में बताया। ओके। हालांकि मैं उनको पहले देख चुका था, पर जी। फिर मैंने उनसे उनकी मनोदशा पूछी कि एक्चुअली आपको क्या बीतती है, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, मेरा तो बहुत नॉर्मल है और ऐसा। पर फिर मैंने जब उनसे सुपर नेचुरली ये सारी बात करी तो उन्होंने जी। कहा कि जब कोई लाश आती है जी। तो उस लाश का, लेट सपोज वो लाश है करीब 35 साल की, तो शांता जी। देवी और महाराजिन बुआ दोनों को उस लाश के ऊपर उसका यंगर सेल्फ दिखता है, मतलब एक बच्चे का रूप बैठा हुआ दिखता है। ऐसा उन्होंने बताया आपको? ऐसा शांता देवी ने मुझे बताया कि उनको और उनको दोनों को ये होता है कि जब वो एक लवारिस लाश देखती है उसके ऊपर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। हाँ, और वो वही होता है आदमी जो इंसान मर गया होता है। अच्छा, उसी का एक बाल स्वरूप? उसी का बाल स्वरूप होता है और एक मंदिर होता है छोटा सा, बेताली Okay. माता का मंदिर होता है। ओके। तो शांता देवी बताती हैं कि जब कोई लाश आती थी जी। तो वो उस बच्चे को पकड़ती थी, उस बच्चे के ऑरा को पकड़ती थी, उनका ये कहना था, ओके। और सीधा जाकर उसका सर माता के चरणों में रख देती थी। ओके। बेताली माता? जी, जो मंदिर बना है मसाननाथ के ठीक नीचे। जी। और उसके बाद जब उस बच्चे को देखती थी, उसकी आंखों में कंटिन्यू से घूरती थी, जी। तो अचानक से वो बच्चा रोने लगता था। ऐसा उनका प्रोसेस था। अब देखो, जो लोगों ने देखा है वो लोग मानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग कुछ भी कह दें वो नहीं मानेंगे। ये चीज सुपर नेचुरली है राहुल, पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओके। बच्चे की आंखों में वो देखती थी और उसके बाद वो बताती हैं कि उस बच्चे को लेकर नदी में वो फेंक देती थी, बहा देती थी, विसर्जित Okay. कर देती थी। ओके। देन उसके बाद का ये प्रोसेस होता था कि वो वापस आकर लाश को जलाती थी, पूरा अंतिम संस्कार करती थी। राइट। तो मैंने उनको पूछा कि आखिरकार ये क्या है कि एक छोटा बच्चा दिख रहा है और ऐसा करके। तब उन्होंने जो बताया राहुल, वो 99% मुझे लॉजिकल लगा, पैरानॉर्मली भी और नॉर्मली भी। ओके। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई मृत्यु होती है जी। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो उसकी बॉडी के ठीक बाहर होती है। स्पिरिट Okay. सबसे ऊपर होती है, जो अनकॉन्शियस होता है। Okay. एक दायरा होता है। उन्होंने मुझे एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि एक बच्चा गुनगुनाता है
क्या जी। गुनगुनाता है, बता सकते हो? मैं बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि ना ये आपको पता है, ना साइंस को पता है, ना ही मुझे पता है। राइट। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है कि उसकी पिछली जिंदगी क्या थी। देन उन्होंने बोला कि वही कॉन्शियसनेस जो समाज से मिलने के बाद चली जाती है, जी। मृत्यु आने पर वो कॉन्शियसनेस सबसे पहले होती है। इसीलिए एक बच्चे की श्रेणी और एक बूढ़े की श्रेणी में समानता दिखाई गई है। एक बूढ़ा भी बुदबुदाने लगता है जब उसकी मृत्यु या फिर एक काफी उम्र दराज हो जाता है, जी, और एक जी, जी। बच्चा भी वही काम करता है। ओके। तो उन्होंने बताया कि उनको ये ताकत मिली है शायद ऊपर वाले के जरिए कि वो उस कॉन्शियसनेस को पकड़कर गंगा में विसर्जित करें। पुरानी वाली। जी। Okay. तब जाकर ये इस दुनिया से फ्री हो पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ये उनका एक छोटा सा प्रोसेस था। मैंने उनको बोला कि आप शमशान घाट में रहते हैं, आपको कई सारी आत्माएं, कई सारी चीजें दिखती होंगी, जी। तो आप क्या करती हैं? कभी कोई ऐसा केस हुआ? उन्होंने कहा कि एक बार एक लाश आई और वो लाश के अंगूठे चिपके हुए थे आपस में, पैर के दोनों अंगूठे। मतलब यमपास से बंधे हुए थे? नहीं, पैर के अंगूठे बस ऐसी नॉर्मली चिपके हुए थे। उस लाश में इनको कोई कॉन्शियसनेस नहीं दिखी। ओके। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया था। जी। वो जो लाश थी राहुल, वो शव साधना के लिए यूज हुई लाश थी। किसी अच्छा। तांत्रिक ने शव साधना करके उस लाश को वहीं छोड़ दिया था, जिसको ये शांता देवी उठाकर लाई थी। ओके। तो ऐसा भी कहा जाता है राहुल कि जिस लाश के ऊपर हम शव साधना करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, जी। तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उसकी अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन उसकी बॉडी पर आत्माएं कब्जा करना चाहती हैं अलग अलग तरीके से। इसीलिए शांता देवी ने बोला कि जब उसकी लाश को वो जलाने की कोशिश कर रही थी, जी। तो उनके पैर में 3 बार सुई लगी है, मतलब 3 बार कुछ चुभा है, और जमीन पर कुछ नहीं था। उनके पैर से खून निकला है, उन्होंने देखा है कि क्या है। जी। थोड़ी देर बाद जब वो समझी हैं, तब उन्होंने उस लाश के पैर का अंगूठा काट लिया है। ओके। क्या समझी बेसिकली वो? अब मैं आपको बताता हूँ राहुल कि उन्होंने उस लाश के पैर का अंगूठा काटा क्यों। उसका रीजन ये था कि हमारे शरीर की ऊर्जाएं बाल और पैरों में होती हैं, तो उन्होंने क्या काम किया कि उनकी कॉन्शियसनेस या फिर किसी और स्पिरिट की कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी में ना जा पाए, जी। इसके लिए उस अंगूठे को ही काट दिया, जहां से यमपाश जुड़ा होता है बेसिकली। तो क्या आपको लगता है अर्श कि किसी भी लाश को इस किस्म के भूत प्रेतों से बचाने के लिए प्रॉब्ली ये सेम चीज रिपीट करनी चाहिए, उनके अंगूठे काट देने बिल्कुल नहीं, चाहिए? जिस लाश के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं, ओके। उनके शव साथ साधना ऐसा वाली। करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बुरे लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र करते जी। हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी स्पिरिट्स कब्जा करने की कोशिश करती हैं। ऐसी जी। लाशों का भी पैर का अंगूठा काट देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। शांता देवी ने पैर का अंगूठा काटा, उसको गंगा जी में विसर्जित किया, जी। और विसर्जित करने के बाद फिर उस बॉडी की उन्हें यंगर सेल्फ दिखी है। यानी ये साधना वगैरह की वजह से उस इंसान की कॉन्शियसनेस ब्लॉक हो गई थी उसकी बॉडी में, उसकी स्पिरिट इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। ओके। खैर ये तो हुई एक दिन की बात। जब मैं उसके बाद लगातार हरिश्चंद्र घाट जाने लगा, तो मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे। मैंने उनको बोला कि कभी आपने किसी भूत को देखा है, प्रेत को देखा? मैं ऐसे अगर पूछता था तो वो हंसने लगती थी। एक दिन की बात है राहुल, मुंशी घाट से हरिश्चंद्र घाट जाते समय बीच में एक छोटा सा गैप पड़ता है, ओके। एक जगह पड़ती है। ओके। वहां पर मैंने देखा कि एक साधना चल रही है, और वो साधना किसी बच्चे के ऊपर साधना थी, एक बच्चे की लाश के ऊपर। शव साधना हो रही थी वहां पे? नहीं, वो कुछ और हो रहा था जो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा था। ओके। अब एक आम इंसान राहुल जरा सोचिए, वो कितना भी ज्यादा जिगरी क्यों ना हो, क्या वो उस साधना के बीच में खलल डालेगा? नो। जबकि रात के 3 बज रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान वहां जाना चाहेगा। बिल्कुल नहीं। पर उसी समय पे मैंने क्या देखा है कि शांता देवी आती हैं। आपने देखा है? हाँ, वो रास्ते में घाट में ओके, चलते ओके, चलते, ओके। और वो चिल्ला कर वो जो अघोरी बैठे होते हैं जी। उनसे कहती कि यहाँ से निकल जाओ, गुस्से में। ओके। मतलब आप सोच रहे हैं वो उनकी वो परम अवस्था है कि वो अघोरियों से ऐसे बात कर रही हैं, और कहा है कि यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और यहाँ पर ये सब मत करो, इसको यहीं छोड़ जाओ, हम इसको जलाएंगे। तो वो अघोरियों ने पहले सुना नहीं राहुल। उसके बाद जो मैंने सुना, उसके बाद मुझे कानों पर यकीन नहीं हुआ। शांता देवी ने बहुत तेज चिल्लाकर कुछ बोला है, और मैं आज तक उसे याद नहीं कर पाया हूं कि उन्होंने बोला क्या था। ये उन्होंने अघोरियों को बोला था? जी, चिल्लाकर। और उसके बाद वो अघोरी वहां से चले गए। ओके। जाने के बाद उन्होंने लाश को उठाया और उसी लाश के साथ थोड़ी देर वक्त बिताया, मतलब जैसे वो जिंदा हो। उसको वो उन्होंने खिलाया प्रॉपर, ऐसा करके। देन राहुल, मैं क्या देखता हूं कि मुझे हंसने की आवाज आती है बच्चे के। ओके। और ये मेरे लिए सबसे स्ट्रेंज था, क्योंकि वो बच्चा मर गया था, दिख भी रहा था कि वो बच्चा मरा हुआ है। इसके बाद राहुल, उन्होंने लाश को जलाया और सारा क्रिमेट करके नॉर्मल वो बैठ गई। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि ये बताइए कि मतलब
आपको कभी कुछ दैविक एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर? मैं उनसे ना बातें पूछ लिया करता था। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? जी। ओके। तो उन्होंने बोला कि रात को ना यहाँ पर खेल होता है, और ये बात उन्होंने बहुत सीरियस बोली। उन्होंने कहा कि अभी नरक चतुर्दशी आने वाली है। ये क्या होता है आज? तो ये बेसिकली काली माँ का इसमें पूजन होता है, जिसे काली पूजा भी बोलते हैं। ओके। नरक चतुर्दशी के नाम से बहुत फेमस है, बंगाल में बहुत मनाई जाती है। उसमें सिर्फ काली माँ का पूजन होता है। तो उन्होंने कहा कि नरक चतुर्दशी पर माँ का खेल होगा यहाँ पर। मुझे लगा कि कोई झांकी की बात कर रही हो जी। जब आपसे कोई ऐसे नॉर्मली कहेगा कि माता ऐसे करेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि एक आम सी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये आम इंसान नहीं देख सकते। मैंने कहा मतलब आम इंसान कैसे, समझे नहीं। उन्होंने फिर गुस्से में मुझसे कहा कि तुम्हें क्या पता कि खेल क्या होता है। जब वो भूतों को उनके सर से पकड़कर घसीट कर लेकर जाती हैं जी, शमशान में होते हुए, और फिर वो उनकी बॉडी पर खड़े होकर नाचती हैं, ऐसी माता है हमारी महाकाली। और राहुल, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने कहा कि वो न जाने हजारों भूतों प्रेतों के साथ एक नृत्य करती हैं शमशान के अंदर। उनका वो रुद्र रूप होता है कि वो सारी बुराइयों को मार सकती हैं, और हम उनके साधक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने माता को हमेशा अपना एक आइडल ही माना है। खैर, इसके बाद राहुल, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई जब उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि उनको दिखता है। उन्होंने बोला कि जो भी लाशें आती हैं, लावारिस लाशें, एक बहुत अद्भुत चीज बताई उन्होंने कि उस इंसान का सपना इन्हें एक दिन पहले ही आ जाता है। ओके। एक दिन पहले ही ये सपना आ जाता है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, विच इज हार्ड टू बिलीव बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। और ये आमतौर पे सच होता है कि उन्होंने जो रात को सपना देखा है ये बंदा सेम वही होता है राहुल। और वो ये बता भी देती हैं कि इस लावारिस लाश की मौत हुई कैसे। एग्जैक्टली। तो शायद ये एक ऐसी चीज है जो मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर थी। अब राहुल, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें गुप्त क्या है। एग्जैक्टली। पर जब मैंने अपने गुरु से ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया की 7 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्याएं होती हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक 7 महाविद्याएं जो होती हैं उसमें से पहली गुप्त विद्या है ये। मैं समझा नहीं कि किस तरह से ये कहना चाह रहे हैं। फिर मेरे गुरु ने बताया कि भगवान शिव के गण है वीर बेताल लाल, ये पूरा एक नाम है। वो गण किसी इंसान को चुनते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर पाए, ताकि वो लावारिस लाशों को सही से जला पाए, उनको एक परम ब्रह्म की श्रेणी में या फिर उनकी यात्रा आगे की ओर सफल कर पाए। पर वीर बेताल लाल का एक सीन ये होता है कि वो जिस इंसान की बॉडी में आते हैं पूरी जिंदगी भर रहते हैं। उनका पोजीशन ऐसा होता है, और फिर उस इंसान का मकसद ही ये होता है कि किसी और इंसान की लाश को या फिर किसी और इंसान की स्पिरिट को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना। तो ये जितनी भी अभी हम लोगों ने बात करी है, शायद मेरी नजर में ये गुप्त विद्या ही है, वरना इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं हो सकता बचपन से कि वो लगातार लाशों का अंतिम संस्कार कर रहा हो, बिना खाए पिए, बिना कुछ करे। तो ये एक चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे। अर्श, ये कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बातें कहानियां सुनाई कि वो जी एक उनका बेबी फॉर्म इकबाल स्वरूप आके लाशों का उनके ऊपर आके बैठ जाता है और माता उन्हें उठा के ले जाती हैं, और क्या कहते हैं, जो भी खेल होता है, जो भी बेसिकली उनकी जबान स्टोरी उनकी थी, जो उनकी स्टोरी रखता है। तो क्या आपको अंदर से ऐसी कभी फील नहीं आती कि यार काश ऐसी कोई शक्ति होती, कोई तंत्र होता आपके पास जी, कि आप उनके ख्यालों में जाके उनके थॉट्स को आप पढ़ पाते, देख पाते, किसी भी इंसान के, मतलब तो ये कितना बड़ा एडवांटेज होता। राहुल, जब हम बात करते हैं गुप्त विद्याओं की, तो हमारे शरीर की जितनी कलाएं होती हैं, खाना पीना, हंसना रोना बोलना, कहा जाता है कि जो गुप्त विद्याएं होती हैं वो सारी कलाओं में तुमको निपुण बना देती हैं। ओके। कुछ ऐसी भी गुप्त विद्याएं हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में राहुल, जिसमें आप सिर्फ जिंदा इंसान ही नहीं, आत्माओं के भी थॉट प्रोसेस को काबू में कर सकते हैं। अर्श, एज यू आर अवेयर कि मैं एक राइटर हूँ जी, और स्टार्टिंग से ही ना, बिकॉज कि हम लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं, जी, तो स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में पोएट्री करने का बड़ा शौक हुआ करता था।
ओके एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अभी भी एक वर्ड होता है मेस्मराइज्ड। आई एम प्रीटी श्योर आपने यस एक वर्ड, कि आई एम मेस्मराइज्ड विद योर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, ऐसा करके। हाँ, या किसी भी चीज से हम मेस्मराइज्ड हो गए, ऐसा करके। आई मीन आमतौर पे हम लोग तो ब्यूटी के लिए लिखते थे भाई, क्योंकि रोमांटिक राइटर थे। तो आई एम मेस्मराइज्ड बाय समबडी एल्सेस ब्यूटी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई मीन क्वाइट रिसेंटली यू नो कि बस पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज पता लगी कि मेस्मराइज एक्चुअली वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड मेस्मर। जी और मेस्मर कोई वर्ड था ही नहीं, मेस्मर एक्चुअली एक नाम है जी और एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रांस मेस्मर। ओके और फ्रांस मेस्मर वाज द पर्सन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिप्नोटिज्म। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ हिप्नोटिज्म। हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट आई थिंक। और इन्हें ये जो है बेसिकली इन्हें हिप्नोटिज्म का बेसिकली कहते ना कि हिप्नोटिज्म को मेन स्ट्रीम में लाने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। आई मीन अर्श, मैं आपसे भी इनफैक्ट जानना चाहूंगा, काफी हम लोगों की बात हुई इस बारे में। आपने एक बार बताया था कि एक चीज होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, पीआरटी, जो कि काफी नामचीन किस्म के पढ़े लिखे साइंटिस्ट वगैरह करते हैं। हाँ, अभी भी लोग करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग उनसे करवाते हैं। राइट, थेरेपिस्ट वगैरह करते हैं जी। आई मीन अगर आप थोड़ा सा फॉर द ऑडियंस जिसको ये चीज पता नहीं कि ये क्या होती है जी, थोड़ा सा बताएंगे। और मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देना चाहूंगा कि नॉर्मली मॉडर्न साइंस जो होती है वो पुनर्जन्म जैसी रीइंकार्नेशन जैसी थ्योरीज पे यकीन नहीं रखती जी, एग्जैक्टली। इसके बावजूद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज अ थिंग। अब राहुल, ऐसा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिर्फ एक सांत्वना देने के लिए या एक वो देने के लिए, कंसोल करने के लिए है, सब कुछ ठीक है ऐसा करके। पर मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को ये करते हुए देखा है। और इसके अलावा राहुल, पीआरटी में क्या होता है बेसिकली कि इंसान को बैठाला जाता है, उसके बाद उसके सामने एक ड्रॉ बोर्ड होता है, एक एलईडी का ड्रॉ बोर्ड होता है जिसपे ऑलरेडी एक सर्कल घूमता रहता है, जैसे हमने आम तौर पर देखा है टीवी में या फिर कुछ भी ऐसा, कि वो एक सर्कल है, घूमता जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट, और वो एक ट्रांस क्रिएट कर देता है एक तरीके से। तो ये डॉक्टर का काम क्या होता है कि उस इंसान को जो ये देख रहा है उसे बताना कि ये एक ट्रांस है, और धीरे धीरे उस ट्रांस में जाते जाते वो इंसान जो सुनने वाला है और जो सुनाने वाला है उसकी बातों में इतना आ जाता है, यानी कि जो डॉक्टर है जो बोल रहा है उसकी बातों में इतना ज्यादा ट्रांस में आ जाता है कि उसको लगता है कि जो भी डॉक्टर बोल रहा है वो सच है। अब क्या करता है ये डॉक्टर कि वो बोलता है कि नाउ इमेजिन करो कि तुम किसी और दुनिया में हो, या फिर नाउ इमेजिन करो कि तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। तो जब वो ट्रांस में होता है तो धीरे धीरे उसको ये लगने लगता है कि वो भारी हो रहा है। देन उसके बाद ये डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप सोचो आप 10 साल पीछे गए हो, फिर बोलो आप 10 साल या 5 साल और पीछे चले गए। फिर वो डॉक्टर कहता है अब आप अपनी जिंदगी से पीछे वाली जिंदगी में जा रहे हो। ओके, तो इस तरह से दैट्स हाउ पीआरटी वर्क की फिर वो इंसान खुद ब खुद अपनी कॉन्शियसनेस को पीछे भेजता है, क्योंकि वो एक ट्रांस में होता है, प्लस वो ट्रांस हमसे जुड़ी होती है, मतलब जो डॉक्टर होता है उससे जुड़ी होती है। इसलिए डॉक्टर का ही काम है उसको उस ट्रांस से बाहर निकालना, ना कि उसका। अगर पीआरटी करते वक्त डॉक्टर ने उसको वहीं छोड़ दिया तो वो इंसान की मौत भी हो सकती है। बट आई थिंक हर्ष, यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि जब आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में पीआरटी में जाते हैं जी, तो यार जो आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा इमेजिन हो रहा है कि ये मेरी पास्ट लाइफ थी और ये भी मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वाकई में, या हो सकता है कि शायद ये आपकी इमेजिनेशन हो, इसी जन्म की इमेजिनेशन हो और आपको ऐसा लगता हो कि मे बी मैं पास्ट लाइफ में ऐसा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और आखिरी में जाकर ये महसूस होता है जब वो इंसान वापस आता है। ये दो चीजें हो सकती है राहुल, जब स्पिरिट जाती है वापस, जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता हो कि हमने ट्रांस में जाते हुए अपनी ही जिंदगी से रिलेटेड या फिर कुछ बैक का देख लिया हो, लेकिन जो हमने अगर कुछ ऐसा देखा होता है राहुल, वो हमें धुंधला धुंधला याद होता है। ओके, कभी भी याद होता है कि हमने ऐसा कुछ देखा हुआ है लाइफ में। लेकिन पीआरटी का एक स्पेशल ट्रीटमेंट ये होता है कि उस इंसान को जब उस ट्रांस से वापस लाते हैं तो उस इंसान को एक भी चीज नहीं याद रहती है। वो जिस मोमेंट पर गया होता है उसी मोमेंट पर लौटता है। दैट्स व्हाई पीआरटी करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाती है, ताकि इंसान को ये बिलीव हो पाए कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा था। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी स्टेट होती है जहां पर इंसान को भरोसा नहीं होता है कि ये एक्चुअली सच है या नहीं पीआरटी करते वक्त। तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरटी। आज मुझे लगता है काफी डिबेटेबल और काफी इनफैक्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जी, हिप्नोटिज्म का। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं आई टेल यू व्हाट, मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर जी,
और आई थिंक इन ईयर 1894 तो अमेरिका में एक बड़ी ही वेल्दी फार्मर थे, एक बड़े ही पैसे वाले किसान थे जिनका नाम था एंडरसन ग्रे। तो उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने खून किया है अपने नेबर का जिसका नाम था थॉमस पैटन। लेकिन राहुल, इसमें हिप्नोटिज्म कहाँ से ऐड ऑन हुआ? मर्डर तो कोई भी कर सकता है, मर्डर के चार्ज में तो कोई भी अंदर जा सकता है। यस, गुड पॉइंट। तो यहाँ पे जब ये चार्ज इनके ऊपर लगाया गया तो एंडरसन का कहना ये था, एंडरसन ग्रे का, कि उन्हें बेसिकली हिप्नोटाइज किया गया था। ओके, किसी को मारने के लिए उन्हें हिप्नोटाइज किया गया था पैटरसन के कत्ल के लिए। अब जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता ये लगा कि इनका एक और नेबर था जिसका नाम था मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड का खुद का एक पंगा था इसके साथ, पैटरसन के साथ। मैकडोनल्ड क्योंकि खुद एक हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बार बार वो ग्रे के पास गए और इन्हें इस तरीके से हिप्नोटाइज किया कि ही नीड्स टू किल पैटरसन, अदरवाइज वो उन्हें मार देगा। एंड इवेंचुअली जो है हिप्नोटाइज करते करते वो उनकी बातों में आ गया और उसने कत्ल कर दिया एक तरीके से। जी, इनफैक्ट उन्होंने पैटरसन की लोकेशन और आर्म्स वगैरह भी जो है ग्रे ने प्रोवाइड करा दिए। एंड द पॉइंट इज कि यार आप कभी इस केस को अमेरिका में, एंड दैट टू 1894 में, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम के अमेरिका में लोगों ने केस सुना और जहां तक कि सबको ऐसा लगा कि ये इस बकवास को कौन मानेगा यार, मुझे हिप्नोटाइज कर दिया गया, इस चक्कर में मैंने जाके खून कर दिया जी। उसके पलट जाके इस स्टोरी को लाइक बिलीव किया गया और ग्रे को बरी कर दिया गया, मैकडोनल्ड को सजा मिली। इंपॉर्टेंट बात ये है, इस केस के बाद पहली बार पब्लिक डिस्कशन में हिप्नोटिज्म एज अ रियल थिंग आई। इसके बाद हिप्नोटिज्म एक ईस्टर्न टोटका बस मात्र नहीं था जी, उसको एक लीगल सैंक्टिटी थी। तो द होल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक मुझे हिप्नोटिज्म एक बहुत बड़ी मिस्ट्री लगती है। बिल्कुल। और अक्सर मैं ये चीज सोचता हूँ कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का हिप्नोटिज्म के ऊपर क्या पर्सपेक्टिव, क्या टेक हो सकता है। अगर राहुल आप मुझसे पूछेंगे, देखिए बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो अलग अलग तरह से आपको बताएंगे चीजों को, लेकिन मेरा अपना एक व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि हिप्नोटिज्म अभी से नहीं है, 5-10 हजार साल, यानी कि जब इस सृष्टि की रचना हुई है उससे भी पहले से। क्योंकि हिप्नोटिज्म का जो मेन एसेंस है, आप मान के चलिए, मैं हिंदी में बात करूंगा, कि हिप्नोटिज्म का जो मेन जड़ है सम्मोहन, जिसको हम लोग बोलते हैं जी, ये हमारे षटकर्मों में से एक है। वशीकरण, मारण, मोहन, सम्मोहन, मतलब किसी को मोहित कर लेना, उच्चाटन, विद्वेषण, जिसे रावण ने बेसिकली, जैसे मैंने बताया था आपको, कि शिव जी से सुना था और उसके बाद उसने अप्लाई किया था लोगों पर। राइट। अब जब सम्मोहन की बात करते हैं राहुल, तो पैरानॉर्मली बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने हमेशा इंसानों का सम्मोहन सुना है राहुल, जैसे कि आपने बताया कि उसने सम्मोहित कर दिया था उसे और उसके बाद उसने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी गुप्त विद्या भी एग्जिस्ट करती है उन सारी 10 गुप्त विद्याओं में, जो आत्माओं को भी सम्मोहित कर ले। ऐसी भी एक विद्या एग्जिस्ट करती है, आत्माओं को सम्मोहित कर ले। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, पर एज फार एज मैं जानता हूं चीजों को और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज देखी है। उस गुप्त विद्या को कहते हैं मरघट बुढ़िया। सुनने में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है, नाम भी थोड़ा सा अजीब है, नाम काफी अजीब है, मरघट बुढ़िया। ये सम्मोहित बुढ़िया या ऐसा भी कुछ हो सकता था, पर ये नहीं है। सो मरघट बुढ़िया का कॉन्सेप्ट ही ये है कि उसमें आपके पास एक ऐसी ताकत आ जाती है जिससे आप आत्माओं को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। शायद इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में मैंने पहली बार कुछ ऐसा बताया है जो एंटिटीज को डिस्ट्रैक्ट कर सके, एक ऐसी ताकत। बाय द वे, इसके साथ मैं शायद एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये देना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को कि यार आप ये ना करिएगा कि आज जस्ट बिकॉज अर्श ने बोला है और आपने तुरंत आप गूगल पे गए और जी भगवान ने अगर आपको कुछ मिल जाए वहां पे, बिकॉज काफी कुछ चीजें जो है कभी अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से होती है, अनऑथराइज सोर्सेज से होती है, तो आप उनकी बातों में आगे कुछ प्रैक्टिस भी करने लग जाए। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि कोई प्रैक्टिस करे, जस्ट इसे सुने और अवेयर हूं कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट आप बच सकें। जी, हमारे इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट से हम सबको यही बताने की कोशिश करते हैं। अगेन बैक टू द टॉपिक राहुल, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मरघट बुढ़िया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको उस गुप्त विद्या के बारे में कुछ बताता हूं। सो मरघट बुढ़िया बेसिकली उसी इंसान के घर में एग्जिस्ट कर सकती है या उसी इंसान को मिल सकती है जिसके एक ग्रैंड पेरेंट जिंदा हो। कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट हो सकता है। कोई खास वजह इस चीज की धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं एक फैमिली से मिलता हूँ राहुल, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो लोग बहुत खुश हैं, पर वो फैमिली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, इसका क्या मतलब? अब मेरे पास एक केस आता है, उनके घर में मुंजा था
एक्चुअली। अब जहां पर राहुल मुंजा की बात आती है, मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ कि यार आखिरकार मुंजा को कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि जी। उसको टैकल करना बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म राक्षस तो बहुत ऊपर चला जाता है, बट मुंजा को कैसे टैकल करेंगे। जी। जब उनके घर गए तो वो बहुत ही आम तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके घर में मुंजा है, लेकिन मुंजा जो है उन्हें कोई इफेक्ट नहीं करता है। मैं सुन के शॉक हो गया। मैंने उनको पूछा कि मुंजा आपके घर में कितने दिन से है? जी। तो उन्होंने बोला मेरे घर में मुंजा 10 साल से है। अब जरा सोचिए राहुल, जिस घर में मुंजा इतने वक्त से यानी कि 10 साल से मुंजा है, जी। उस घर वालों को वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मैं बार बार ये सोचने लगा और मैंने उनसे पूछा भी। मैंने देखा कि उनके घर में एक उनके ग्रैंड पेरेंट है जो अब मरने वाले हैं, मतलब अराउंड डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया था उनको। ओके। उस दिन मैं उनके घर में रुका। मैंने सोचा कि शायद मुझे मुंजा की एक्टिविटी फील हो जाए या कुछ ऐसा। मेरे दोस्त का ही घर था तो मैं रुक गया वहां पर। उस रात को मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज आई, जो मोस्टली मुंजा में होता है। ओके। पर मैंने ज्यादा नोटिस किया नहीं इस बात को, लेकिन उससे भी ज्यादा नोटिस करने वाली बात जो थी वो ये थी कि उनके जो दादाजी थे, जो मोस्टली डेथ होने वाली थी जिनकी, वो रात को बच्चों का जो झुंझुना होता था उसको लेकर छत पर जा रहे थे। ये मैंने देखा। ओके। और मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा कि ये सिर्फ 2 कदमों की नहीं 4 कदमों की आवाज है। मुझे लगा कि इनके साथ कोई ऊपर जा रहा है। ओके। जब मैंने और गौर से देखने की कोशिश करी तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसी मुंजा को अपना हाथ पकड़ाकर छत पर लेकर जा रहे हैं झुंझुने के साथ में। और ऊपर जाकर ये खूब खेलते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। फिर ये नीचे आते हैं, अपने बेड पे लेट जाते हैं। खैर मेरे लिए ये था कि शायद इनका दिमागी हालत नहीं सही होगी या कुछ ऐसा। लेकिन अगले दिन जब मैंने इनसे पूछा है कि दादाजी ऊपर गए थे, तो मैं क्या देखता हूँ कि दादाजी व्हील चेयर पे आ रहे हैं। दादाजी चल नहीं सकते थे राहुल। ओके। ये आपने ये चीज पहले शायद नोटिस नहीं करी थी। नहीं करी थी, वो बेड पे लेटे थे तो ज्यादा वो नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं शॉक हो गया ये देखकर कि व्हील चेयर पर है वो, तो मैंने पूछा कि आप ऊपर गए थे? जी। तो उन्होंने बस सर हिलाया, जैसे वो कुछ बोल भी ना पा रहे हो। लेकिन उसके एक रात पहले जो मैंने देखा वो गलत नहीं हो सकता था। ये हेलुसिनेशन तो नहीं था राहुल मेरा, क्योंकि मैं प्रॉपर उठ कर गया हूँ, मैंने देखा है ये। जी। और वो ठीक बच्चे की तरह बुदबुदाने लगे कि ऐसा ऐसा करके कुछ बोलने लगे। मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये होता है। अब मुंजा वाले घर में पहले तो मुंजा वाली चीज मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि मुंजा इनको कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। और दूसरा ये कि ये मिस्टीरियस दादाजी थे कौन। मैंने कई बार उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करी कि आखिर इनके पास कोई ताकत है क्या है, पर कुछ नहीं समझ में आया, मुझे कुछ नहीं दिखा। खैर इसके अगले दिन जब मैं और रुका हूं एक दिन और, तो मैंने क्या देखा है कि करीबन 12 बूढ़े इंसान एक साथ ऊपर जा रहे हैं छत पे। ओके। और उन 12 बूढ़े इंसानों में एक वो भी हैं, उनके दादाजी भी। तो इस बार मैंने टोक दिया, मैंने चिल्लाकर बोला कि दादाजी रुकिए, ऐसा करके। राहुल जब वो 12 के 12 बूढ़े इंसानों ने अपना मुंह पलटा है इधर, तो उनके फेस पर कुछ भी नहीं था। क्या? न आंख थी न मुंह था। अब इसे आप मेरा हेलुसिनेशन कह सकते हैं जी। लेकिन ये मुझे दिखा। और जो मुझे दिखा वो मैं हूबहू आपको बता रहा हूँ कि उनके दादाजी के फेस पर और उसके अलावा जितने भी 11 लोग थे उनके फेस में किसी भी फेस पर ना आंखें थी ना भौं थी, सिर्फ एक प्लेन चमड़ी का मुंह था। ओके। राहुल ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया हूँ। एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी मैं ये बोलता हूँ क्योंकि डर हमें भी लगता है। मैं उन एक्सपर्ट्स में से नहीं हूँ जो कहे कि उन्हें डर नहीं लगता। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं अपने दोस्त के पास गया और उसको बोला कि ये सब क्या है यार, मुझे बताओ इसके पीछे की वजह क्या है। जी। तो उनके पेरेंट्स ने रोक दिया। उनके पेरेंट्स ने कहा कि आपने जो देखा आप उसे भूल जाइए, इस घर में ये कॉमन है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी घर में मुंजा रहे ये बड़ी कॉमन सी बात है, या किसी घर में ऐसे कोई एग्जैक्टली बुजुर्ग इंसान ऐसा करे ये कॉमन सी बात है। मेरे उस दोस्त के अंदर एक खास बात थी राहुल। क्या? वो भाप जाता था चीजों को अगर कुछ भी चीजें गलत होने वाली होती थी। अब ये तो बड़ी आम सी बात है कि सिक्स सेंस वाली बात है कि कोई भी कर सकता है। जी हाँ जी हाँ जी। पर राहुल हम और ये दोनों कार से जा रहे थे। ओके। और रास्ते में बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था तो कार थोड़ी ध्यान से चलानी थी। मैं ड्राइव कर रहा था तो उसने मुझसे सीधा ये बोला कि अर्श कार धीमे चलाना। द मोमेंट उसने ये बोला है उसके 10 मिनट के बाद मेरे कार के सामने एक छोटा सा बच्चा आया है बॉल खेलते हुए साइड से जो रोड में होता है। जी जी जी। और मैंने अचानक से ब्रेक मारी है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी समझ के बाहर थी। ये लोग साधक नहीं थे राहुल, ये लोग किसी चीज की पूजा नहीं करते थे। इनफैक्ट
ये लोग बिल्कुल अलग थे। तो एक ऐसी फैमिली जिसके घर में सब कुछ ठीक है, मुंजा है, इनफैक्ट सब कुछ खतरनाक है जी। वो फैमिली इतनी चिल कैसे रह रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ी वजह थी। मैं इस कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए इससे पहले आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है ओपी शर्मा जी का, जो जादूगर थे। ओके, जादूगर ओपी शर्मा जी। राइट। इनडायरेक्टली उनसे मेरा बहुत अच्छा नाता है, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि क्या है, लेकिन मेरी जो मम्मी है उनके जान पहचान में ये थे, काफी क्लोज थे इनफैक्ट। ओके ओके। मम्मी उनको भाई मानती थी। मम्मी बताती थी कि ये किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा लेते थे, इनके पास ये हुनर था। अब लोग इसे हुनर बोले या जादू बोले, लेकिन ये था। एक चीज और पता चली कि जिसके पास सम्मोहन होता है ना राहुल जी, वो इंसान किसी भी आत्मा से डरता नहीं है, क्योंकि उसे अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को जगाना आता है, सम्मोहन करने वाले इंसान। तो इससे मुझे ये जादूगर कनेक्ट हुआ और इसी से मुझे ये फैमिली कनेक्ट हुई कि ये फैमिली भी खुद को ठीक कर ले रही है समहाउ। तो इसके पीछे या तो सम्मोहन हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत षटकर्मों में से एक हो, या तो फिर कोई गुप्त विद्या हो सकती है। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त विद्याएं एग्जिस्ट करती हैं। राहुल, हमारे बहुत सारे प्राचीन किताबों में जिक्र है कि आप गुप्त विद्याओं को पहचान सकते हैं। ओके। उदाहरण के तौर पर मेरे गुरु ने बताया था कि एक नारियल को अगर किसी घर के बाहर रखते हैं आप जी, और उस नारियल पर, अब ये अनसपोजिंगली वाली बात है, अचानक से ऊपर से कुछ किसी पंछी का बीट उस पर गिरता है, आकर कोई पंछी उस पर बीट करता है जी, तो इट इज बिलीव दैट कि उस घर के बाहर या आसपास कहीं गुप्त विद्याएं एग्जिस्ट करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं, एग्जैक्ट करती हैं। मैंने ये चीज उस घर पर ट्राई करी, एक नहीं 3-4 बार। जब मैं नारियल रख रहा था, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पंछियों के उड़ने का एक ट्रैक निर्धारित है कि इसी ट्रैक पर उड़ेंगे और यहीं पर उनको फ्रेश होना है। तो जब मैं उस नारियल को रखता था, वो नारियल के ऊपर हमेशा किसी ना किसी पंछी का बीट रहता था। ओके। यानी कि वहां पर गुप्त विद्या एग्जिस्ट करती है। अब गुप्त विद्या को पहचानने के कई सारे तरीके होते थे, विच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, इवन मुझे अलाउड भी नहीं कि मैं वो बताऊं। जी। जब मैंने वहां पर ट्राई किया राहुल, तो मुझे पता चला कि इनके घर में एक गुप्त विद्या है। अब 10 गुप्त विद्याओं में से कौन सी गुप्त विद्या है इनके पास जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसको तो आप देख भी नहीं सकते। जी जी जी। खैर राहुल, आज चौथा दिन था जब इनके दादाजी की मौत होनी थी। अब यहाँ पर मुझे बहुत एक प्लस पॉइंट मिला पहचानने का। जब मैं उनके अंतिम संस्कार में गया तो मेरा जो दोस्त था वो लौटा नहीं वापस। वो कहता है कि तुम लोग जाओ, हम आएंगे। अब सारे लोग चले गए, लेकिन मैं रुक गया वहां पर ये देखने के लिए कि मेरा दोस्त करता क्या है। 3 बजे के आसपास सब जा चुके थे करीब। मेरा दोस्त रुका है वहां 9 बजे तक। मैं दूर से देखता क्या हूं कि मेरा दोस्त राख में से कुछ इकट्ठा कर रहा है। ओके। और उसे एक बोतल में या शीशी में लेकर वापस आ गया, जबकि राख तो सुबह, अस्थियां तो सुबह विसर्जित की जाती है गंगा में। मैंने कुछ बोला नहीं। वो पात्र मैंने बहुत अच्छे से देखा था कि वो किस पात्र में उसने उसको लिया था। ओके। इसके आगे आने वाले 1 हफ्ते तक वो मेरे साथ रहा, हमसे बात करता रहा। अच्छा, बीच बीच में जब खाना खाने की बात आती थी, एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, एक 2 महीने बाद की बात है, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां हम लोग डोसा खा रहे थे। ओके। उसने अपने बैग से एक पात्र निकाला है और उस पात्र में से कुछ मिट्टी उसके ऊपर डाल दी, उस डोसे के ऊपर कुछ मिट्टी जैसा। मैं देख नहीं पाया हूँ। मैं जैसे ही पलटा हूँ वो पात्र को रख रहा था वापस। ऐसा उसने 6-7 बार किया। एट द एंड क्या हुआ राहुल, मुझे दिख गया कि ये वही पात्र है जिस पात्र में उसने अपने दादाजी की अस्थियां इकट्ठा करी थी। मैंने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अस्थियों को खाने में मिलाकर क्यों खा रहे हो? उस दिन का दिन है राहुल, आज तक मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं करी है, एकदम कट ऑफ कर लिया उसने। उसके बाद मैंने अपने गुरु से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि उसे जरूर शमशान वाली मरघट बुढ़िया मिली होगी। क्या क्या प्रोसेस बेसिकली क्या करती है मरघट बुढ़िया? देखिए, आप इसे करती है या करता नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। जी जी, मतलब क्या फायदा होता है? एग्जैक्टली। तो जब मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें बिना फेस के आदमी दिखे हैं, उन्होंने कहा कि जब मरघट बुढ़िया किसी इंसान के घर में आती, ये गुप्त विद्या होती है जो आपको अनसपोजिंगली मिलती है, डेस्टिनी में ही होती है आपकी। ये ऐसे प्रैक्टिस करके हासिल नहीं कर सकते। ये आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस गुप्त विद्या की आप, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत हायर लेवल का गुरु ना हो। राइट। तो ये मरघट बुढ़िया क्या करती है, ये गुप्त विद्या क्या करती है कि किसी घर में आती है जी, और उस घर का जो ग्रैंड पेरेंट होता है उसकी बॉडी में दाखिल होती है जब उसकी मौत के 2 या 3 दिन बचे हो। ओके। फिर वो उन 3 दिनों में सबको बताती है कि वो मरने वाली है, इसलिए सबको न्यूट्रल रहना है और घर में सब कुछ ठीक रहेगा। वो पूरे घर वालों को ये कन्विंस कर देती है कि तुम आगे आने वाली किसी भी मुसीबत से पल भर में बच जाओगे, बस मेरी जो राख है अस्थियों की वो खाते रहना।
ऐसा वो Okay. बताती है गुप्त विद्या। यहाँ पर विद्या खुद बताती है, यहाँ पर आपको नहीं डिसाइड करना होता कि क्या करना है। और यही चीज मेरा दोस्त करता आ रहा था बहुत टाइम से, जिसने अब कट ऑफ कर लिया है और शायद वो लोग अभी ठीक है। जरा सोचिए एक ऐसी गुप्त विद्या राहुल जो मुंजा से भी आपको सुरक्षा दे दे, जिसमें आप बिल्कुल चिल हो जाए कि मुंजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना उसे भगाना है ना उसे रखना है, उसका मन है तो वो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब एकदम न्यूट्रल फेस। तो इस तरह की भी एक भयानक विद्या मैंने अपनी आंखों से देखी, जिस पर मुझे आज भी यकीन नहीं होता है। हर्ष, मैंने भी ऐसी गुप्त विद्या के बारे में सुना है। आई मीन विद्या के बारे में क्या सुना है, मैंने मुझे भी फिल्मों में जानना है कि देखा आपने क्या सुना है गुप्त विद्या में। मैंने इनफैक्ट कई फिल्मों में भी देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एंटिटी आती है और उस एंटिटी के घर पे कब्जा करने के बाद लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने, दांत गिरने लग पहला जाते जो हैं। फंक्शन होता है वो यही होता है सबके साथ मेरे हिसाब से। राइट जी, लेकिन राहुल एक अजीब सी बात है। मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि जब कहीं पर कुछ नेगेटिव होता है या कुछ ऐसा तो बाल झड़ने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि राहुल, बालों का झड़ना सिर्फ पैरानॉर्मल ही नहीं, ऐसी पैशाचिक गुप्त विद्या में आता है जिसके आने पर इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है।